सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 16वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। यह एक निबंध है प्यारे बच्चों, और इसे लिखा है राम तिवारी ने। तो पानी की कहानी में प्यारे बच्चों, पानी का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और पानी जो है वो अपने उत्पत्ति काल की कहानी यहाँ पर स्वयं बता रहा है। आइए देखते हैं इसे। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर यानी यह आवाज़ मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं और मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जो लेखक के हाथ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ओस की बूंद थी। वो खुशी से हिलकर बोली, मैं ओस हूँ। मैंने कहा, जानता हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। मेरे कौन से अविश्वास से? इस अविश्वास से कि वो बेर के पेड़ से आई है। सुनो, अब वो बूंद बता रही है, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी और एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, यानी उनको दया नहीं आती है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक यानी ताकत से पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बूंद बता रही है कि पेड़ की जड़ें जो हैं वो हमें सोख लेती है, यानी अपनी ओर खींच लेती हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उसे क्रोध भी आया और नफरत भी हुई। तुम क्या समझते हो, वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। किसे बड़ा बनाने में? पेड़ों को बड़ा बनाने में। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते और मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता यानी मेरी जिज्ञासा बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद जब ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है, मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और ओस की बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं दोनों के बीच लगभग पिस चली। मैं लगभग 3-4 दिन तक यह सांसत यानी पीड़ा, इस दर्द को भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर
ही सिकुड़ी पड़ी रही। और जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। सूर्य के निकलते ही उड़ने की शक्ति कैसे आ जाएगी उसके बूंद में? क्योंकि वह सूर्य की रोशनी, उससे क्या होगा, भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी और तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। लेकिन वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। सहस्रों यानी हजारों मील दूर से ही घूम गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। यानी उसमें इतना खिंचाव था कि सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। तो प्यारे बच्चों, जो सूर्य का टुकड़ा टूटा उसके कई टुकड़े हो गए और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी धरती के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वह पहले बहुत गर्म था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर किस चीज़ का निर्माण किया, पानी का। और मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे होश आया तो मैंने अपने ठोस बर्फ रूप में पाया। यानी पहले वो भाप के रूप में था पानी, फिर किस रूप में बदल गया, बर्फ के रूप में। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती, नज़र जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। पानी क्या बता रहा है कि मेरा जीवन कोई 100-200 साल का नहीं है, लाखों वर्षों का है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी यानी बहुत लंबी आयु वाले से वार्तालाप यानी बातचीत करके अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे
कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी सब डर गए। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के कारण अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं और उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी बर्फ क्या हुआ? पानी में बदल गई। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। पानी क्या ओस की बूंद क्या बता रही थी कि मैंने सोचा समुद्र में पानी ही पानी होता है, लेकिन पानी के अलावा समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में यानी नीचे जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र यानी अलग अलग प्रकार के जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ा। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यानी समुद्र की गहराई में क्या था? देखने में अंधेरा था। तभी क्या दिखाई दिया? एक ऐसा जीव यूं लगा जिसके ऊपर लालटेन लगी है। वह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी ही छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी हैं। अंदर और क्या थे? जीव जंतुओं के अलावा जंगल भी थे जहाँ पर पेड़ थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। जी आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु कोशिश करने पर जान पड़ा कि यह संभव नहीं है। मेरे ऊपर का पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा यानी कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में पहुंचे और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने खुश थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ जाते थे। इससे अचानक हम एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ का तापक्रम बहुत ज़्यादा था, ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, यानी हम इसको सहन नहीं कर सकते थे। हमारे अगुआ जो आगे चल रहे थे वो कांप गए और देखते ही देखते उनका शरीर क्या हुआ,
ओसजन और हद्रजन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने के लिए हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। बच्चों, ज्वालामुखी क्या होता है? यूं जमीन फट जाती है और एक आग का सा लावा जमीन में से बाहर निकलता है। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी उधर ले जाती, कभी इधर। एक दिन बड़े आनंद के थे वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद यानी आज़ादी से किलोले करते, आवाज़ें करते हुए घूमते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बंद कर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सका। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से यानी हमारी चोट से टूटकर खंड खंड हो गया यानी टुकड़ों में बदल गया। या जो भी तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती यानी हमारी चोट को सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से यानी अपनी जीत से उन्मत्त होकर, मदमस्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि की देखने को थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता यानी नदी। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। यानी पानी के वेग से क्या होता, जमीन कट जाती, पेड़ों की जड़ें टूट जाती। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल में घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वहां रुकी कि सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं सकते। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी यानी कम हो गई और आंखों से ओझल हो गई यानी ओझल होना यानी दिखाई देना बंद हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये थी पानी की कहानी। धन्यवाद।